अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज से हम अपने इस सेशन का फॉर्मली आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लेके और हुजूर पुरनूर पे दुरूद शरीफ भेज के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद माय नेम, मेरा नाम है जी मोहम्मद अब्दुल्ला मकसूद। आई एम ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा जी, तो इस सेशन का आगाज़ करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ जो समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये सब्जेक्ट स्पेसिफ़िकली आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये सब्जेक्ट, उसकी मैं आपको कुछ रीज़न्स बताता हूँ। देखें जी, ये सब्जेक्ट आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि एक तो आपका ये कैफ़ 2 है, ठीक है, कैफ़ का सब्जेक्ट है आपका। इसके बाद जो है इस सब्जेक्ट की सब्सिक्वेंट टेस्टिंग भी हमारी होती है, जो कि फाइनल्स में जाके कैफ़ 5 के नाम से हमारा एडवांस टैक्सेशन का पेपर है जी। ठीक है जी, तो इसमें मतलब क्या हुआ कि हमारा इस सब्जेक्ट की एक सब्सिक्वेंट टेस्टिंग भी है। अच्छा जी, उसके बाद एक एडवांस लेवल पे हमारा MSc 2 में भी जाके टैक्स प्रैक्टिसेस जो है उसमें भी जाके टेस्ट हो रहा होता है, जो कि आपकी करंट स्कीम में है। अच्छा, पुरानी स्कीम में आपको सॉरी, जो नई स्कीम हमारी आ रही है उसमें आपको ये पेपर नहीं मिलेगा MSc 2 का, लेकिन वहाँ पे जो जनरलाइज केस स्टडी हमारे पास पेपर आ रहा है उसमें भी आपको टैक्स का इम्पैक्ट नज़र आएगा। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से ये सब्जेक्ट आपके लिए एकेडमिकली और किस तरह से आपके लिए ये प्रैक्टिकली देखें। जैसे कि जब आप लोग फर्म्स में जाते हैं तो यही वो सब्जेक्ट है जो आपको टैक्स डिपार्टमेंट में जब आप लोग अपनी इंडक्शन करवाते हैं तो आप ये सब्जेक्ट आपके लिए बेसिस बनता है अंडरस्टैंडिंग की टैक्स के कॉन्सेप्ट्स के लिए। ठीक है जी, इससे पहले क्योंकि आपने लाइफ में कोई टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होता, यहाँ से हम फॉर्मली आगाज़ करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, यही समझते हुए मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा कि इससे पहले आप लोगों ने कभी भी टैक्स नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, मेनली हमारे पास PRC के स्टूडेंट्स हैं और कुछ हमारे पास जो है करंटली कैफ़ी अटेम्प्ट दे चुके हैं स्टूडेंट्स। अच्छा जी, सर जी, मेरे आर्टिकल्स हैं फ्रॉम KPMG एंड आई क्वालिफाइड CA रिसेंटली, और ये आपके लिए शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं हो। फर्दर आई एम परसुइंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक कोर्स है हमारे पास CFA इंस्टीट्यूट से, आई एम परसुइंग CFA। ठीक है जी, और ये शायद आपके एग्जाम में तो टेस्ट नहीं होने वाली बात, लेकिन आपके लिए क्या मैटर करता है वो ये कि आई एम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि आप लोग इस सब्जेक्ट के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियल एग्ज़ाम है एडवांस टैक्सेशन का और MSc 2 का, और उसके बाद हमें एक चीज़ में हमें ख्याल रखना है कि ये एक प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी नहीं है, ये एक प्योरली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी नहीं है। ये किस तरह का सब्जेक्ट है मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन इसमें यह है कि वन मस्ट बी गुड एट नंबर्स। आपको नंबर्स पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए अगर आपने इस सब्जेक्ट को पास करना है। ठीक है जी, और ये जब आप टैक्स पढ़ लेंगे तो इस सेशन के एंड पे आपको सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है कैफ का वो यही लग रहा होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमारे कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। तो हमारा सर जी ये जो एग्ज़ाम है ये 100 नंबर का है। 100 का जो एक है वो ज़रा इस तरफ घुस गया है, तो ये 100 नंबर है जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट में मेनली जो है हमारे पास 3 पार्ट्स हैं सब्जेक्ट के, जिसमें आपको 100 नंबर का पेपर है, जिसमें से आपको 3 पार्ट्स ऐसे मिलेंगे, जैसे कि बेसिस ऑफ टैक्सेशन, इनकम टैक्स जो कि आपका डायरेक्ट टैक्स है, और दूसरा है जी सेल टैक्स। अच्छा जी सर जी, सबसे पहले आपके जहन में सवाल आता होगा कि वाई टैक्स, व्हाट इज़ टैक्स, क्यों है ये टैक्स। तो सर इसके ऊपर मैं एक आपको सिंपल से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे देखें आपकी मेरे साथ जो एक वाक़या हुआ कि सपोज़ मैं जा रहा था और मेरे हाथ से फ़ोन स्नैच हो गया। ठीक है, अब उसी वक्त जो है एक बंदा मेरे पास से गुजर रहा था और उसने एक कॉल कर दी 15 पे, जो कि पुलिस को कॉल गई, और उन्होंने उसी वक्त जो है एक गाड़ी भेजी और शायद एक बाइक पे 2 लोग आए पुलिस के। अच्छा आए, उन्होंने आके मुझसे जी कुछ पूछा, कुछ सवालात किए, क्वेश्चनेट किए, और अपने पास उन्होंने कुछ नोट कर लिया और वो चले गए। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि जब वो आए आपके पास तो क्या उनकी गाड़ी में तेल नहीं डला? सर जब वो आए, क्या जो उन्होंने सॉफ्टवेयर यूज़ किया क्या उसकी कोई कॉस्ट नहीं थी? सर क्या इसके बाद जो वो प्रोसीडिंग्स करेंगे क्या उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी? अच्छा, मुझसे उन्होंने डायरेक्टली कुछ भी नहीं लिया, मुझसे उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया, तो मेरा यहाँ पे सवाल है कि उनको वो पैसा किसने फ़ंड किया? उसको वो पैसा गवर्नमेंट ने फ़ंड किया। ठीक है सर, उसको वो पैसा किसने दिया जी? गवर्नमेंट ने। अब मेरा ये सवाल है कि गवर्नमेंट कहाँ से पैसा कमा रही है? हमारे टैक्सेस से, इसलिए टैक्स। अच्छा जी, दूसरा एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे सपोज़ अल्लाह ना करे आपको कभी हॉस्पिटल जाना पड़ जाए और आप अगर सरकारी अस्पताल में जाएँ किसी, तो आपको पता चलता है कि भाई वहाँ पे जाके आपको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। तो वो सब्सिडाइज जो रेट्स होते हैं चीज़ों के, या जो चीज़ें आपको वहाँ फ्री मिल रही होती हैं, उसकी क्या रीज़न होती है? वो कौन फंड करता है उन चीज़ों को? हमारी गवर्नमेंट फंड करती है। तो
गवर्नमेंट के पास ऐसा क्या सोर्स ऑफ इनकम है कि जहाँ से वो पैसा लगा रही है इतना? ऑब्वियसली सर जी वो हमारे टैक्सेस हैं, जो बिजनेस टैक्सेस पे करते हैं, जो पर्सन टैक्सेस पे करते हैं, जो कंपनीज टैक्सेस पे करती हैं, ये सारे टैक्सेस को रेवेन्यू जब वो जनरेट करते हैं तो वो अल्टीमेटली हमारी इकॉनमी के ऊपर लगाते हैं और वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो सर जी क्या टैक्स क्यों ज़रूरी है? टैक्स हमारे मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए ज़रूरी है। सर जी टैक्स लगाता कौन है? मुझे ये बताएं कि टैक्स कौन लगाता है? क्या गवर्नमेंट हमारे घर में आके हमसे टैक्स लेती है सबसे? ऐसा नहीं है। टैक्स जो है एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ने बनाई है, जिसको हम बोलते हैं एफबीआर। ठीक है जी। तो एफबीआर जो है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जो हमसे टैक्स कलेक्ट करती है, हमसे रेवेन्यू कलेक्ट करती है और अल्टीमेटली क्या करती है वो हम पे, हमारी आवाम पे लगाती है। अच्छा, मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो एक आइडियल निज़ाम की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान को आप इसे एक्सक्लूड कर सकते हैं ज़रूर। अच्छा जी, तो सीन ये है कि देखें बेसिस ऑफ टैक्सेशन, इसमें हम मेनली जो है तीन चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 आपका जो है। अच्छा जी, इसकी जो वेटेज है ये आप नोट करें, अगर आपके पास रजिस्टर है तो रजिस्टर लाना है सर जी, रजिस्टर लाना है, पेंसिल, कॉपी पेंसिल सामने होनी चाहिए। ऑनलाइन वाले आप भी लिख रहे हैं? स्टार्ट कर दें लिखना अभी से। बाद में लेक्चर नोट्स का शोर नहीं होना चाहिए ग्रुप्स में कि हमने लिखा नहीं था, लेक्चर नोट्स नहीं मिले हमें। ओके जी, ठीक है जी। सर ये अपने पास आप 3 हेडिंग्स डाल लें, एक बेसिस ऑफ टैक्सेशन, दूसरा इनकम टैक्स और एक सेल टैक्स। आज जो हम बात करेंगे मेनली वो इस सब्जेक्ट की आउटलाइन के ऊपर बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, इसको हमने किस तरह से लेके चलना है, हमारी मेथडोलॉजी क्या होगी, इसमें कितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, आपसे मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है, मैं आपके लिए क्या क्या करूँगा। ये सारी जो सवालात और जवाबात हैं इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 करके इसमें आज रिजॉल्व करेंगे और उसके बाद आप सबकी क्यूरीज भी लेंगे इस पर। अच्छा जी, सबसे पहले सर बेसिस ऑफ टैक्सेशन हमारे पास है। यहाँ से तकरीबन 10 से 15 नंबर का पेपर आता है हमारे पास और ये प्योरली क्रैमिंग है। मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक रटा लगाना है, हमने उसकी रिक्वायरमेंट को समझना है और जाके एज इट इज़ रिप्रोड्यूस कर देना है। और यहाँ पे सर हमें चीज़ों को क्रैम करना पड़ेगा क्योंकि हमारा ओपन बुक पेपर नहीं है। एक तो ये चीज़। अच्छा जी, दूसरी चीज़ है इनकम टैक्स और फिर आता है आपका सेल टैक्स। अच्छा, तो मैंने इनकम टैक्स के आगे लिखा हुआ है डायरेक्ट टैक्स। इसका क्या मतलब है आप समझें? तो इनकम टैक्स का मतलब ये है, आपको नाम से बता रहा है, एक पर्सन या एक कंपनी या एओपी या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो, जितनी उसकी इनकम है उसके ऊपर डायरेक्टली उतना टैक्स लग जाएगा। ठीक है सर। तो आपको इसका ओवरव्यू देने के लिए ये है ऐसे कि जैसे एक कंपनी है, उसकी 100 मिलियन की इनकम है, तो वो 100 मिलियन के ऊपर अपना 29% टैक्स दे रही होगी क्योंकि टैक्स का रेट पाकिस्तान में 29% है। अच्छा, इसी तरह अगर हम हैं, हमारी इनकम अगर उतनी नहीं है, कम है, तो इसमें क्या है, हमारे ऊपर हमारे वाले स्लैब्स लग रहे होंगे। सपोज कोई सैलरीड पर्सन है तो उसके ऊपर उसके मुताबिक स्लैब लग रहा होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये है कि डायरेक्ट टैक्स आपका डायरेक्टली रिलेट करता है आपकी इनकम से। जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उतना ही आपका जो है टैक्स बढ़ेगा। तो दूसरा है आपका सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स होता है सर जी इनडायरेक्ट टैक्स। इसकी क्या रीज़न है? इसमें देखें ये रीज़न है कि ये होता है कंजम्पशन बेस्ड। जितनी आप चीज़ों को कंज्यूम करेंगे उतना ये टैक्स जो है आप पे लगेगा। अच्छा, इसका अल्टीमेट बर्डन जो है वो किस पे जाता है? वो जाता है हमारा जो एंड यूज़र होता है, जो जैसे आप हैं, मैं हूँ, हम एंड यूज़र हैं चीज़ों के, कम चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इसका बर्डन हम बेयर करते हैं। ठीक है जी। तो इस वजह से ये सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है और जो इनकम टैक्स है ये आपका डायरेक्ट टैक्स है। अच्छा जी, इसमें बेसिक और भी डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको थोड़ी देर आगे चल के बताऊंगा। अच्छा जी, तो इनकम टैक्स सर जी जो हमारा 60 to 65 मार्क्स का पोर्शन है हमारे ओवरऑल 100 मार्क्स में से, उसमें से सर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो कि हम इंशाल्लाह ईद से पहले पहले कवर कर रहे होंगे। ठीक है जी। फिर हमारे हेड्स ऑफ इनकम है, 5 हेड्स ऑफ इनकम है, अपने पास नोट कर लें 5 हेड्स ऑफ इनकम। ऑनलाइन वालों नोट करो, शाबाश। ठीक है जी। हेड्स ऑफ इनकम जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरी है हमारे पास, इनकम फ्रॉम बिजनेस है हमारे पास, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है हमारे पास, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, एंड देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है जी। फिर कुछ हमारे पास पोर्शन है लॉसेस टैक्स क्रेडिट्स का, एओपी की टैक्सेशन का, रिटर्न असेसमेंट अपील्स का। ये इंशाल्लाह फर्दर आपको इसमें हम डिग डाउन करेंगे जब हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये एक बेसिक आउटलाइन है और ये लेक्चर आपके लिए सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है। आपके पूरे कोर्स को इस तरह से आज मैंने बताना है यहाँ पे कि आप जब डे एंड पे उठें, जब आप 3 से 4 महीने का सेशन करके जा रहे हो यहाँ से, तो आपने मुझे इस देख के बताना है कि सर आपने डे 1 पे हमें ये चीज़ें बताई थी, आज हमने ये सब कुछ कर लिया। अगर कोई चीज़ रहती होगी तो वो आप मुझे बता देंगे। ठीक है सर जी, आगे बढ़ें। अच्छा जी, फिर आपके पास आता है सेल्स टैक्स।
ये हमारा 25 से 30 नंबर का पेपर है। अच्छा, इसमें कितनी थ्योरी आती है, कितनी केस स्टडी है हमारे पास, कितना हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये सब मैं आपको बताता हूँ अभी आगे। तो इसमें मेनली हमारे पास है जी बेसिक्स ऑफ सेल टैक्स, फिर कुछ कंपटीशन है न्यूमेरिकल टाइप, और कुछ है रिटर्न एंड रिकॉर्ड्स। अब देखिए, एक सेल टैक्स 25 से 30 नंबर का, ये वो पोर्शन है आपका जो मार्क्स गेनिंग पोर्शन होता है आपका पेपर में। सर जी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 प्रोविजंस हैं, अगर आपने ये कर ली तो आपका 25 में जो सपोज आपका 18 नंबर का न्यूमेरिकल आता है अगर इसमें से, तो आप इजीली 15 नंबर उसमें से ले सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारी मेथडोलॉजी क्या होगी? हमारी इसमें ये मेथडोलॉजी होगी कि मैं आपको एक समरी बना के दे दूंगा। जब मैं आपको सिलेबस पढ़ाऊंगा, आपको एक समरी प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसमें एक 30 ट्रांजैक्शंस की या 30 जो आपकी कोई भी सेल्स एंड परचेज हैं या कोई भी उसमें जो ट्रांजैक्शन टेस्ट होती है उस सब की समरी होगी। आपने अगर वो 30 ट्रांजैक्शंस भी कर ली ना, तो आपका जो 18 नंबर का सेल टेस्ट में न्यूमेरिकल आता है वो आपका न्यूमेरिकल इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, उसके अलावा बाकी मार्क्स का क्या आएगा? 7 से 8 नंबर का इसमें है आपकी केस स्टडीज़। ठीक है सर जी, आपकी हैं इसमें केस स्टडीज़, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब आगे जाएंगे। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं सर कुछ हम रिज़ल्ट और एग्जामिनर कमेंट्स के ऊपर कि पास्ट में ऐसे हम कौन कौन से कारनामे करते हैं जिसकी वजह से इस पेपर की परसेंटेज अब नीचे आ रही है। अच्छा जी, आप देख रहे होंगे कि मार्च 23 में 29% है, सितंबर 23 में 43 है, और उसके बाद जो है ये इसका डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया 35 और 33। अभी रीसेंट अटैम्प्ट के आपके रिजल्ट्स आएंगे तो हमारे पास जो उसके फीडबैक थे वो ये थे कि सेल्स टैक्स जिन बच्चों ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया उन बच्चों का पेपर जो है ईजिली पास होने के करीब है। और मैंने भी यही अभी तक के एक्सपीरियंस पे मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा इसको ग्रिड वाइज लेके चलेगा, जो बच्चा जिस चैप्टर की जितनी इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से लेके चलेगा, वो इंशाल्लाह इसको ईजिली पास कर लेगा। अच्छा जी, इसको पढ़ते हैं हम। द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन दिस सेशन हैज़ इम्प्रूव्ड कंपेयरिंग टू स्प्रिंग 2023। अच्छा जी, एक उसने जो हमारे लिए, क्योंकि मसला रेलेवेंट है, जो मसले हमारे होते हुए आए हैं हमने उन्हीं को कवर करना है ताकि हमारे साथ वो चीज़ें नहीं हो। अच्छा जी, वो इसमें क्या कह रहा है? डाउन साइड ऑफ अ रिजल्ट इज दैट एग्जामिनर डिड नॉट कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट्स लीडिंग टू अ वेस्ट ऑफ टाइम इन प्रोड्यूसिंग मटीरियल दैट वर नॉट रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। समझ रहे हैं सर जी मेरी बात? अगर उसने सपोज बेसिक टैक्सेशन में से, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि हमारा जो बेसिक टैक्सेशन का एरिया है, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, तो सर इसमें देखें वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आपकी रिक्वायरमेंट आती है कि हमें ये आप रिप्रोड्यूस करके दे दें, 5 से 10 नंबर की, 5 से 7 नंबर की आती है। ठीक है सर। अब वहाँ पे जितनी आपसे रिक्वायर्ड है ना चीज़, आपने उतनी ही लिखनी है। हम क्या करते हैं वहाँ पे, हमें लगता है कि हमें जो जो आता है हम जाके एग्जामिनर को बता देंगे कि हाँ तुम ये भी लो, तुम ये भी लो, हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जामिनर जो है नंबर आपको उसी चीज़ के देगा जो उसने पूछा है आपसे। ओवर राइटिंग के आपको नंबर नहीं मिलेंगे, एक तो पहली चीज़। अच्छा, उसमें हमारा क्या नुकसान है? हम अल्टीमेटली अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, जो टाइम हम दूसरे अपने क्वेश्चंस पे लगा सकते हैं वो हम नहीं लगा पाते। अच्छा जी, दूसरा उसने इसमें सेकंड जो एग्जामिनर कमेंट है उसने क्या बोला इसमें? टू एड्रेस दिस इश्यूज एग्जामिनर्स आर इनकरेज टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ द की टर्म्स। अच्छा जी, आगे रिव्यूइंग स्टडी मटेरियल थ्रू सी क्लैरिफिकेशन और ऑन अनक्लियर कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसिंग विद वेरियड एग्जांपल्स कैन हेल्प इन मास्टरिंग दिस फंडामेंटल। एडिशनली पार्टिसिपेटिंग इन स्टडी ग्रुप्स और डिस्कशन कैन प्रोवाइड फर्दर इनसाइट। अब सर हमारे बच्चों का मसला ये है कि अगर सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरी तो कोशिश यही होगी कि आप सब कुछ समझ के जाएं क्लास में, लेकिन सपोज हमारे किसी स्टूडेंट को कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, हमारा जो बच्चा है सर वो ये करता है कि वो सवाल ही नहीं पूछता। उसके बाद हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, क्लास में मैं होता हूँ यहाँ पे, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछेगा उसके बाद। क्यों? शाइनेस होगी उसको कि यार मैं सवाल पूछ लूँगा, किसी को लगेगा कि यार शायद बहुत मैं गलत चीज़ कर रहा हूँ, कोई बाकी कर सवाल नहीं पूछ रहे। सर क्लास में वो बच्चा मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा जो मुझसे ज़्यादा सवाल पूछेगा। मतलब जो बच्चा सवाल नहीं पूछ रहा, उसका डायरेक्टली ये मतलब है कि वो बच्चा क्लास में इंगेज नहीं है, क्योंकि सवाल उसी बंदे का आता है जो समझता है चीज़ को, जो ज़्यादा डिग डाउन करता है चीज़ को। ठीक है जी, आप पहली बार ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपने ज़िंदगी में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा टैक्स का, तो सर जी ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो है, लेकिन हमें क्या है कि इसके क्योंकि कुछ नई चीज़ें आएंगी हमारे पास, कुछ सवाल आएंगे जहन में, बेतहाशा चीज़ें आती हैं, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में टैक्स की चीज़ों को देख रहे होते हैं, हमारे घर में जब सैलरी आती है तो उस पर टैक्स लगता है, तो हम ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे होते हैं कि किस तरह से इस चीज़ की कैलकुलेशन हो रही है। तो अल्टीमेटली क्या है कि हमें सवाल पूछना है, ग्रुप में इन्वॉल्व होना है। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है तो उसमें मैं एक्टिवली आपको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँगा। ठीक है जी, और ये है कि जो डिस्कशन होगी उसके बाद आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी आपके अनक्लियर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब के सब आपके हो जाएंगे क्लियर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने इसको लाजमी पढ़ना है कि उसने लास्ट इसके जो लाइन है हमारे थर्ड वाले एग्जामिनर कमेंट की, इसमें है even though this area has been tested many times in previous attempts and was still not performed as expected। इसका क्या मतलब है कि सर पेपर तो बहुत मुश्किल आता है, इसका ये मतलब है? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि आई कैप अपने पास्ट ट्रेंड को फॉलो करता है।
हमें आइडेंटिफाई नहीं करना आता कि कब आई कैप जो है वो चीज़ पूछेगा जो हमने पहले कभी आई हुई है, क्योंकि हमारा देखें नॉर्मली ये होता है, हमारी सोच होती है आई कैप कभी भी रिपीट नहीं करेगा अपनी चीज़ों को। सर मैंने आपको बताया 30 ट्रांजैक्शंस हैं, 30 सिनेरियोज हैं सेल्स टैक्स के। आई कैप के एग्जामिनर ने सिर्फ नाम चुन्नू से मुन्नू करना है, मुन्नू से पप्पू करना है, लेकिन उसने फिगर्स का नंबर चेंज करना है, इस चीज़ उसने वही पूछनी है। अगर आपने मास्टर कर लिया अपने आप को उन पास्ट पेपर्स के 8 से 10 बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में जो कि सिग्निफिकेंट न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आपने अपने आप को उसमें मास्टर कर लिया तो आपके लिए सफिशेंट होगा वो वाला टाइम जो आपको पेपर में मिलेगा और उसमें जो आपने सवालात करने हैं वो। सर 18 नंबर का पेपर आएगा, उसमें से सिर्फ 2 जो आपकी लाइंस हैं या 2 आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या 2 आपकी जो उसने इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है 2 लाइंस में सिर्फ वो नहीं होगी, तो सर क्या हमने अगर वो 2 गलत होगी तो हमारा सारा पेपर सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा? क्या सर ये 100% का गेम है? सारा मुझे बताएं। 100% का गेम तो नहीं है, हमें तो यहाँ पे इंडिविजुअल स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है जी। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने FAR 1 पहले पढ़ा हुआ है? ऑनलाइन बताएं, ऑनलाइन वालों कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने FAR 1 पहले पढ़ा हुआ है और जिनका पास भी है? आप में से बताएं। PRC है, ठीक है। यस रिजल्ट। सर आप कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाएंगे? बताता हूँ बेटा। स्पाइडर, ठीक है, अभी दिया है, अभी दिया है। और मुझे लगता है जिन्होंने अभी पेपर दिया है इनका इंशाल्लाह पास भी हो जाएगा, ऐसा ही है? राफे भाई, मोहद, हुज़ैफ़ा, आयशा, माजबीन, आप लोगों ने जिन्होंने पेपर दिया? जी जी। तो माहर जितना पेपर दिया था हम 100% सही करके आए थे, ऐसा ही है? हम 100% सही करके आए थे। एग्जामिनर ने जो जो हमसे पूछा था हम वो एज इट इज़ लिख के आए थे, जो जो नहीं भाई कहाँ। तो वही बात है सर कि ये 100% की गेम नहीं है। अच्छा जी, आप लोग क्योंकि मेरे सामने जो बैठे हुए हैं अभी PRC वाले जिनकी पहली अटैम्प्ट है, तो देखिए आप लोगों के लिए एक मेरी स्पेसिफिक गाइडलाइन होगी, क्योंकि ऑब्वियसली हमने साथ चलना है सेशन में। PRC जो है ना इज़ समथिंग डिफरेंट एंड कैफ इज़ समथिंग डिफरेंट। इसमें क्या है रीज़न, क्या डिफरेंस हैं इन दोनों में, मैं आपको बताता हूँ। देख ऑनलाइन वालों में से भी जो PRC से आए हैं वो मेरी बात को गौर से सुने। देखें जी, PRC में जब हम होते हैं तो हमारी मेनली जो टेस्टिंग है वो हो रही होती है MCQs बेस्ड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे हमने कुछ लिखना नहीं है अपनी तरफ से, या हमने जो है केस स्टडीज़ को सॉल्व नहीं करना। ठीक है, हमने ज़्यादा चीज़ों को रट्टा भी नहीं लगाना, क्रैम भी नहीं करना। मतलब हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो चीज़ की, हम MCQs देखते हैं, हम MCQs को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब सीन ये है कि बच्चे की जो तैयारी है PRC लेवल पे वो मुख्तलिफ असाइनमेंट से हो जाती है, उसको मार्केट से किसी की असाइनमेंट मिल जाती है, जी ये कर ली हमने तो हमारा पेपर पास हो गया। बच्चा उसी ट्रेंड को फॉलो करके लाता है आगे कैफ में। ठीक है जी। तो ये पहले दिन पे आप लोगों को नसीहत है कि आपने एक तो साथ के साथ चलना है। कितने लोग हैं ऑनलाइन वालों और फिजिकल में से बताएं जो साथ साथ चलने के लिए रेडी हैं? सब इंशाल्लाह सर क्लास में आएंगे, क्लास लेंगे। क्लास में नहीं आ सके तो हम घर से ऑनलाइन लेंगे, लाइव लेंगे, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे अगर हमें फ़िज़िकल क्लास में आने का मौका नहीं मिला तो। ठीक है सर। तो सर देखिए सीन ये है कि हम जब अपने पास्ट ट्रेंड को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं कैफ में आके तो हम फेल हो जाते हैं। और जो जिन बच्चों की अटैम्प्ट्स लग रही होती हैं, जिनको ये समझने में टाइम लगता है कि कैफ रिक्वायर क्या करता है आपसे, जब तक बच्चा ये समझता है तो वो 2 साल का टाइम, 3 साल का टाइम गुजार चुका होता है जब बच्चे को ये चीज़ रियलाइज़ होती है। तो मैं आपको सर अपने एक्सपीरियंस से डे 1 से ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें आपने PRC में जितनी मेहनत की कि यहाँ पे आपको साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे सर हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है जी। ऑनलाइन वाले वो सब तैयार हैं साथ साथ पढ़ने के लिए? ऐसे इंगेज रहना है जैसे आ जाएं आप लोग। ओके जी, ठीक है। तो सर मेरा क्या काम है इसमें? आप देखें आपने एग्जामिनर के कमेंट्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, और आपको इससे आइडिया हो गया होगा कि एग्जामिनर कोई ऐसी चीज़ नहीं पूछता कि जो हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब पेपर तो आई कैप तो चाहता ही है कि सर कि बच्चे डर जाएं सर और बच्चे हो जाएं परेशान, बच्चे जो है पेपर में अटैम्प्ट ही ना कर पाएँ, उनको बुखार हो जाए, ऐसा ना? नहीं सर, ऐसा नहीं। अगर आई कैप ये चाहता होता तो आज मैं आपके सामने क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के नहीं बैठा होता, बल्कि मैं भी अपनी QT का 20वां अटैम्प्ट दे रहा होता अभी। ठीक है सर। तो पहली तो बात ये कि सर 100% का ये गेम नहीं है। ठीक है, हमने 100% कोशिश ज़रूर करनी है, कोशिश और जो 100% रिज़ल्ट है उसमें फ़र्क है। सर ये 100% का गेम नहीं है रिज़ल्ट के एंड से, लेकिन मेहनत के एंड से ये 100%। सबसे पहले आप लोगों ने आज ये प्रॉमिस करना है कि सर जी हम आपके साथ साथ चलेंगे और हम 100% अपना देंगे। सर मैं गारंटी देता हूँ जो बच्चा डेली क्लास लेगा या जो बच्चा लाइव
डेली लेगा क्लास और उसके बाद ये इनकेस अगर वो रिकॉर्डिंग लेता है, रिकॉर्डिंग सुनता है, तो वो रिकॉर्डिंग अगर डेली लेगा वो बच्चा इजीली पास कर जाएगा। सर यहाँ पे मैं आपको चीज़ों को ऐसे घोल के पिला दूंगा, ऐसे समझा दूंगा चीज़ों को, आपको पास पेपर्स करवा दूंगा कि इजीली जो है आप एग्जाम का क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे। ठीक है सर जी, और हम पास पेपर्स भी कर रहे होंगे यहाँ पे, तो हर चीज़ जो है डे 1 से मैं आपको सारी प्लानिंग शेयर करूँगा, किस तरह से आपने रिवीजन करनी है। और रिवीजन जो है सर हमारे पास जो है एक मेन हमारी की है पास करने की पेपर, और रिवीजन किस तरह से कब से स्टार्ट करनी है, किस तरह करनी है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और उस तरह से बताऊँगा जैसे मैंने अपनी सीए की जर्नी में की है। अच्छा सर जी, वैसे आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए, सिर्फ मोटिवेशन के लिए एक चीज़ बता दूँ कि आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन जस्ट 5 अटैम्प्ट्स। मेरी एक अटैम्प्ट जो है वो AFC पे लगी थी और 2 मेरी लगी हैं कैफ पे, एंड देन फाइनली 2 मेरी लगी हैं फाइनल्स पे। तो सर जी विद इन 5 अटैम्प्ट्स मतलब आपके लिए मैं एक एग्जाम्पल भी बन सकता हूँ अगर आप बनाना चाहें अपने लिए। तो ये है कि मैंने जो जो सीखा है इस जर्नी से वो मैं आप तक डिलीवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सर मुझे आपसे क्या चाहिए और आपसे मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है जी। हमारे ये कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं जो कि, जी बेटा मैं बताता हूँ कि कोर्स किस तरह से कवर होगा सारा। राहिल वेरी गुड यार, ओके ओके लियास वेरी गुड, ठीक है जी। अच्छा जी सर जी, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमने करनी है, हमने मिलके, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ मैंने करनी है आपने नहीं करनी, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और वो मेरे बस की चीज़ नहीं है। अच्छा सर जी आ जाए, मैंने आपको सर बताया कि ये जो पेपर है ये मोस्टली इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, 100 नंबर का पेपर है जिसमें से तकरीबन 65 मार्क्स का आपका आता है न्यूमेरिकल, ओवरऑल न्यूमेरिकल, ठीक है। उसमें आपका सेल टैक्स का न्यूमेरिकल भी आ जाएगा, उसमें आपका इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल भी आ जाएगा, ठीक है जी। उसमें बाकी जो 35 मार्क्स हैं वो आती है आपकी थ्योरी। अच्छा अब थ्योरी सर जी बिल्कुल रूट लर्निंग वाली थ्योरी नहीं है, उसमें मतलब एज इट इज़ अगर आप क्रैम करने पे जाएंगे ना तो आप कभी भी वो थ्योरी नहीं कर पाएंगे। क्यों? रीज़न ये है कि ICAP जो है एक सवाल आपको कॉन्सेप्ट देता है। सबसे पहले सर मैंने बताया कि ये बंदा रेजिडेंट है, ठीक है जी। ये इसकी रेजिडेंट की डेफिनेशन जो है वो ये है कि वो 183 दिन 183 डेज जो है पाकिस्तान में स्टे करे, ये एक रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन वो आपसे ये नहीं पूछेगा डिफाइन अ रेजिडेंट पर्सन, वो कभी भी ये नहीं पूछेगा। वो आपको क्या करेगा कि बताएगा सर जी आपका नाम क्या है बेटा? सैफुल्ला, कि सैफुल्ला भाई जो हैं वो हमारे पास 10 दिन जनवरी में रुके, वो फेब से ले फिर वो बाहर चले गए, दुबई चले गए, फिर वो फेब से लेके अप्रैल तक रुके दोबारा, ठीक है, और फिर बाहर चले गए, पाकिस्तान आए, रुके थोड़ी देर के लिए और फिर वो चले गए अप्रैल में। अच्छा जी, वो फिर आपको बताएगा कि मई में हम 5 से 6 दिन हमने मई में भी गुजारे पाकिस्तान में। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा बताएं कि ये रेजिडेंट पर्सन है या नहीं है। ये मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दी, ठीक है जी। यहाँ पे हमने पढ़ा गया था, हमारा क्राइटेरिया ये था कि सर जी जो 183 डेज पाकिस्तान में स्पेंड करेगा वो होगा पाकिस्तान के टैक्स के लिए रेजिडेंट पर्सन, उसके ऊपर टैक्स की इम्प्लीकेशन होगी, क्योंकि जो नॉन रेजिडेंट है उसके लिए टैक्स नहीं है, ठीक है जी। ये आपको मैं एक बेसिक एक बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना होगा, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उतने नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने होंगे, देन हमें अपना आंसर ड्राफ्ट करना होगा कि सैफुल्ला भाई इतने दिन, सपोज 90 दिन पाकिस्तान में रहे हैं, कि वो 90 दिन पाकिस्तान में रहने की वजह से वो रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहे, ठीक है, इस वजह से उनके ऊपर टैक्स की कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। सर मुनासिब समझ आ रही है सर बात आपको? ICAP ये पूछता है, वो आपको ये नहीं कहेगा कि डिफाइन रेजिडेंट पर्सन, ये नहीं बोलेगा कि डिफाइन कंपनी, ये नहीं बोलेगा डिफाइन AOP, ऐसी चीज़ वो अब नहीं पूछता। ये जो एग्जामिनर का ट्रेंड था ये कोई पिछले 8 से 10 साल पुराना ट्रेंड है जो कि एग्जामिनर अब इसको फॉलो नहीं करता। और जैसे मैंने आपको बताया अभी कि देखें सबसे पहला पॉइंट जो हमने चीज़ करनी है, कनेक्टिंग थ्योरी विद केस स्टडीज़। सर इस चीज़ की समझ आ रही है आपको कि हमने थ्योरी को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना है, फिर हमने उसके ऊपर एक सिनेरियो करना है, ठीक है सर जी। हमने उसके ऊपर एक सिनेरियो करना है कि हम जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, सपोज मैंने आपको जैसे अभी एग्जांपल दी 183 डेज़ की, इसी तरह एक और हम एग्जांपल बना लेते हैं। तो सीन ये है कि मुख्तलिफ हम जब एग्जांपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम कर रहे होंगे तो उसके ऊपर हमारी जितनी भी नॉलेज है वो जब अप्लाई होगी और पेपर में जाके हमें वही चीज़ करने को मिलेगी तो हम इजीली उसको टैकल कर लेंगे। हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ मारते हैं रट्टा। अच्छा ऐसा नहीं है कि सारे का सारा केस स्टडी टेस्ट होगा। इसमें यह है कि देखें जो चैप्टर्स आपके प्योरली क्रैमिंग के हैं वो मैंने आपको बता दिए, जैसे आपके चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 उसमें हम प्योरली क्रैमिंग ही कर रहे होंगे और उसमें आपसे उसकी रिक्वायरमेंट भी यही होगी कि डिफाइन दिस, इसकी रोल्स क्या हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो आपसे इसी तरह की रिक्वायरमेंट करेगा 5 से 6 नंबर की। अच्छा वो चैप्टर्स ऐसे हैं 10 से 15 नंबर के जी जो आपको इजीली मार्क्स देंगे और वो आपके पेपर पास या फेल होने पे आपका वो सारा डिपेंडेंट उसी पे होता है, आपका पेपर के पास होगा या फेल होगा। इसकी रीज़न क्या है कि वो मुफ्त के नंबर है। जो बच्चा उन मार्क्स को गवा देता है पेपर में, उनको याद नहीं करता, अच्छा इसको याद कैसे करना है, कितनी फ्रिक्वेंसी से याद करना है, किस तरह से करना है, पॉइंटर्स बना के हमने पास पेपर को कैसे करना है, ये सर मेरा काम है सारा, ये बताना सारा मेरा काम है कि हमने कैसे करना है, ठीक है। अच्छा जी, सो सबसे पहली बात कि कनेक्टिंग थ्योरी विद केस स्टडीज़।
हमने केस स्टडी की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। कौन करवाएगा? सर जी मैं करवाऊंगा। बाकी रिवीजन बिफोर द एंड ऑफ द सेशन, खैर ये तो एक पॉइंट है कि रिवीजन बिफोर द एंड ऑफ द सेशन हम मल्टीपल रिवीजन जो है वो प्लान कर रहे होंगे अपनी। सर हम इनकम टैक्स लेके चलेंगे तो मेरी कोशिश होगी जैसे ही हमारा 1 से 1.5 महीना गुजरे आपको मैं एक रिवीजन प्लान बना के शेयर कर दूं कि बेटा इस तरह से अब आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमारा मेनली ये हुआ करेगा कि हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट लेंगे उसके, फिर हम उसके बाद उसके करेंगे पास पेपर्स। जब हम पास पेपर्स करेंगे हम कॉन्फिडेंट हमारा जो है वो बूस्टअप हो जाएगा कि यार हाँ हमने जो है हम ICAP के लेवल पे आ चुके हैं अब, ठीक है सर जी। बाकी जो पास पेपर्स होंगे या इवन मेरी कोशिश होगी मैं आपको फाइनल के क्वेश्चंस करवाऊँ, रीज़न मीन कि आपको मैं एक लेवल ऊपर के लिए तैयार करूँ ताकि जब आप कल को कैफ का पेपर देखेंगे, कैफ 2 का पेपर देखेंगे तो वो आपके लिए हलवा हो। सर आपको ये बात समझ आ रही है? ठीक है जी। तो 2 चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई जो आपने करनी है। एक तो ये कि प्योरली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है ये आपकी केस स्टडी का सब्जेक्ट है जो कि थ्योरी पार्ट है, उसकी बात कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल तो सेपरेट है 65 मार्क्स का, जिसमें आपका इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल या सेल टैक्स का न्यूमेरिकल आएगा, उसके लिए हम प्रॉपर न्यूमेरिकल फॉर्मेट में हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ है आपकी थ्योरी, उसमें यह है कि थ्योरी को आपने लिंक करना है केस स्टडी से। ये करवाना किसका काम है जी? मेरा काम है, ठीक है जी। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है रिवीजन्स। अब इसके ऊपर रिवीजन प्लान्स होंगे ऑब्वियसली, वो किसका काम है देना? वो मेरा काम है सर, वो मैं आपको बना के दूंगा रिवीजन प्लान्स। आपके पैरेलल रिवीजन प्लान चलेंगे, आपकी क्लासेस चल रही होंगी, साथ साथ जो है आपके प्लान चल रहे होंगे जी। ऑनलाइन वालों साथ साथ हो। अच्छा सर जी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वैसे इसमें आपने घबराना नहीं है। मॉडरेट सब्जेक्ट है ना, बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि आप इसकी प्लेसमेंट आपको बता रही होगी जैसे कि ग्रुप ए में है ये पेपर ना कि ग्रुप बी में। उसकी रीज़न ये है कि स्लाइडली इजी सब्जेक्ट है, मतलब इतना मुश्किल सब्जेक्ट भी नहीं है जैसे ग्रुप ए में MFA और R2 हैं। तो क्योंकि आपकी पहली अटैम्प्ट है, आप मासूम से बच्चे हैं, आपको कैफ का इतना आइडिया नहीं है, तो उस हिसाब से ICAP ने पेपर डिज़ाइन किया हुआ है। और ये इसको मज़ीद आसान बनाना ये एक उस्ताद का काम है, तो इंशाल्लाह उसमें मैं अपनी पूरी एफर्ट डालूंगा कि आपके लिए चीज़ों को टिप्स पे ले आएँ, आपके लिए छोटी छोटी समरीज बनाएं या आपके लिए माइंड मैप्स बनाएं ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है सर जी। अब हमारा मसला क्या आता है जो कि हमने नहीं करना, वो ये कि लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सर जी मेरे पूरे CA जर्नी में मेरी ये कोशिश रही है कि मैं हर कॉन्सेप्ट को समझूं और मैं उसको आगे डिलीवर करूं। मेरे सर जो साथ में लड़का बैठा हुआ है, मेरी ये भी कोशिश है कि अगर उसको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो मैं उसको बता दूँ वो चीज़। ये कैसे होता है? ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है, ठीक है। तो सर अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी अभी से, फिर ही आप जो आपके बाकी के फाइनल्स के सब्जेक्ट हैं या आपके कैफ में ही जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं आप उनमें जाके आगे एक्सेल कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में नहीं जाएंगे, आप सिर्फ चीज़ों को रटा मारेंगे, आपको लगेगा कि यार हाँ इस प्रोवीन का अगर ICAP ये लिख के देगा तो इसका आंसर ये है, तो ये जो तरीका है ये आपका तरीका बिल्कुल गलत होने वाला है। तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे। ड्यूरिंग द सेशन हम प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और कॉन्सेप्ट्स पे अपना काम कर रहे होंगे। बाकी सर जी 4th पॉइंट आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस, पास पेपर प्रैक्टिस, ठीक है जी। पास पेपर प्रैक्टिस करवाना किसका काम है? ये मेरा काम है पास पेपर की प्रैक्टिस करवाना, ठीक है जी। हम तकरीबन पिछले 7 से 8 साल 9 साल के पास पेपर जो हैं हम इंशाल्लाह कर रहे होंगे, जिसमें जितने भी सवालात हैं वो मैं आपको कोई होमवर्क के तौर पे दूंगा सवालात, कुछ सवालात ऐसे होंगे जो मैं आपको खुद क्लास में करवा रहा हूँगा। तो हम एक ऐसी अप्रोच लेके चलेंगे कि हमारा सिलेबस भी इजीली कवर हो जाए, आपको रिवीजन करने का टाइम भी मिले, आपके ऊपर डेली का काम डेली करने का कोई ज़्यादा बर्डन नहीं हो, आपको जाके सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। सर आप क्लास में पढ़ के जाएंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, आप क्लास जब घर जाएंगे आप नोट से रीड करेंगे उस चीज़ को, जब आप रीड करके पास पेपर का एक सवाल करेंगे आप मुझे दुआएं देंगे उसके बाद, प्रोवाइडेड कि आपने क्लास में समझा हो, कॉन्सेप्चुअली उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया हो। अगर सर पूरी किताब टेक्स्ट की आपको ज़ुबानी आपकी उर्दू ज़बान में अगर समझ आ गई ना, तो उसको इंग्लिश ज़ुबान में एक तो करना हमारे लिए मसला नहीं है। दूसरा पेपर में जब हम अपेयर होंगे तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट होगा ना हमारे साथ, ICAP को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी अच्छी अंग्रेज़ी लिखी हुई है, ठीक है। अगर इससे फ़र्क पड़ता होता तो मैं शायद यहाँ पे ना बैठा होता, ठीक है जी। तो इंग्लिश से तो फ़र्क नहीं पड़ता ICAP को, ग्रामर से फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपना कॉन्सेप्ट ICAP को बताना है, ICAP समझेगा आपके कॉन्सेप्ट की, वो रिस्पेक्ट करता है, वो उसको उसी तरह से चेक करेगा। 100% का गेम नहीं है ये, और लेकिन मेहनत में 100% का गेम है, ठीक है जी। पासिंग क्राइटेरिया पता होगा जी आप लोगों को, कितने हैं जी पासिंग क्राइटेरिया? आप बता दें, पता है किसी को पासिंग क्राइटेरिया ऑनलाइन वालों? एक आंसर है 50%। सर जी पासिंग क्राइटेरिया वो है जो उतने नंबर हैं जो आपको नज़र ना आए, ठीक है सर।
ये बहुत एक अजीब सी बात है कि उतने नंबर जो आपको नज़र ना आए, क्योंकि ICAP जब रिज़ल्ट भेजता है तो उस पर या तो नंबर होते हैं या तो लिखा होता है पास। तो हमने दुआ ये करनी है कि एंड ऑफ दिस सेशन हमारी इतनी तैयारी हो, हम पेपर के देने के बाद इतना कॉन्फिडेंट हो कि हमें पता हो कि हमारे नंबर नहीं आने, क्योंकि नंबर उसी बच्चे के आते हैं जो फेल होता है। बिलो 50 होंगे तो आपके नंबर आपको लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है, और अगर आपके अबव 50 तो आपका स्टेटस आएगा पास। तो सर जी 50% तो क्राइटेरिया है, 100 में से हमें 50 नंबर निकालने हैं, बिल्कुल निकालने हैं। तो ये इसी तरह पॉसिबल है कि हमने अगर केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस अच्छे से की हुई, हमने चीज़ों को क्रैम भी किया। पहले क्रैम करना है, पहला कॉन्सेप्ट हमारा है क्रैम करना है। कॉन्सेप्ट लिया, क्रैम कर लिया, अब उसके बाद उसको अप्लाई करना है केस स्टडी में, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें न्यूमेरिकली हर चीज़ का कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। हमने पास पेपर्स की सफिशिएंट प्रैक्टिस करनी है, हमने मल्टीपल रिवीजन्स करनी है। ये सर 3 चीज़ें हैं जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। इसमें मेरा करने का क्या काम है, मैं आपको केस स्टडीज़ करवाऊंगा, मैं आपको पास पेपर्स करवाऊंगा, सर मैं आपको रिवीजन प्लान्स बना के दूंगा। अमल किसने करना है, काम किसने करना है, वो भी मैंने करना है सर जी, वो भी मैंने करना है। ऐसा ही है ऑनलाइन वालों, वो भी मैंने करना है ना? नहीं सर, वो आपने करना है। आपसे बस एक यही चीज़ रिक्वायर्ड है कि आपने साथ साथ चलना है डे 1 से, ठीक है सर। और जो आज फ़िज़िकल में बैठे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि ये फ़िज़िकल में ऐसे ही आते रहेंगे और क्लास को साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह, ऑनलाइन वाले भी, ठीक है सर जी। बाकी इस स्लाइड का तो मैंने आपको बता दिया कि इसका मैंने आपको क्रक्स दे दिया कि मेरी एफ़र्ट्स होंगी। मैं आपको पोस्ट क्लास जो है, आफ्टर क्लास शाम में आपके जो भी क्वेरीज़ होंगी, जो भी आप पढ़ के जाएंगे, वो मैं आपको आंसर किया करूँगा ग्रुप में। आपकी एफ़र्ट्स चाहिए मुझे, ठीक है, कम से कम आप मेरे बराबर की एफ़र्ट्स कर लिएगा। मैं आपके लिए कोशिश करूँगा चीज़ों को आसान कर दूँ। बाकी इंशाल्लाह सर हम अल्लाह से तो दुआ करेंगे कि हम जो है अल्लाह हमें पास कर दें, ठीक है सर जी। थैंक यू जी। अच्छा, ये थी हमारी ओरिएंटेशन। अब हम आते हैं जी अपने आज के लेक्चर पे। थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं मेरा ख्याल है सर। क्या टाइम हुआ है? कितना टाइम रहता है क्लास में? हाफ एन आवर आई थिंक। ठीक है, ठीक है बस। अच्छा जी सर, अभी तक आप लोगों का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लें, ठीक है। फिजिकल वाले भाई, आप लोगों में से किसी का सवाल है आप भी पूछ लें। ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट हैं, कोई सवाल है अभी तक का, आप लोग ज़रूर मुझसे पूछें, मैं आपको आंसर करता हूँ। फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सर विल यू कवर द एंटायर कोर्स योर सेल्फ? जी AFC भाई, AFC 223 जी। सीन ये है कि देखें, जो आप लोगों का इनकम टैक्स है और जो शुरू के चैप्टर्स हैं ये मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, और बाकी की जो सेल टैक्स के आपके 3 चैप्टर्स हैं वो आपको करवा रहे होंगे सर हसनैन, ठीक है जी। हम स्टार्ट लेंगे इनकम टैक्स से और आपको बेसिस ऑफ टैक्सेशन में आज पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। उसके बाद हम 5 हेड्स ऑफ इनकम, मतलब आपका जो 60 to 65 मार्क्स का जो कोर्स है वो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और बाकी जो 25 to 30 मार्क्स का कोर्स है वो आपको सर हसनैन पढ़ा रहे होंगे, ठीक है जी। सर स्टडी मटीरियल बुक कौन सी यूज़ करनी है? अच्छा देखें, बुक का ये सीन है, मैं आपको चैप्टर, जैसे हम आज एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आज ही जब आप लोग जाएंगे तो ग्रुप में आपको गूगल ड्राइव पे आपको चैप्टर नोट्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको मेनली चैप्टर नोट्स ही प्रोवाइड किया करूँगा, जिससे आपने, वो आपका रेफरेंस मटेरियल होगा, जिससे आपने जाके कॉन्सेप्ट को क्रैम करना है, कॉन्सेप्ट को रीड करना है। यहाँ पे जो फिजिकल में स्टूडेंट्स आ रहे हैं इनको हम फिजिकल उसकी हार्ड कॉपी दे दिया करेंगे, ठीक है जी। और ऑनलाइन वालों आप लोगों के पास PDF होगी, और कोशिश आपने ये करनी है कि आप साथ में उसकी एक हार्ड कॉपी बनवा लें, ठीक है जी। तो आपको चैप्टर नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे डे 1 पे। आज सपोज हम इनकम फॉर्म सैलरी स्टार्ट करने लगे हैं तो मैंने आपको उससे पहले इनकम फॉर्म सैलरी के नोट्स प्रोवाइड कर देने हैं, ताकि जब हम क्लास में आएँ तो हम सबके पास एक तो नोट्स हों, दूसरा अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें रेफरेंस मटेरियल जो है वो सामने हमारे पास गिवन हो, हम उसे रेफर करके पढ़ रहे हों, ठीक है जी। अच्छा, ड्यूरेशन कितना होगा? ड्यूरेशन का ये सीन है कि देखें, कोशिश हमारी ये होगी तकरीबन 80 घंटों के अंदर इस पूरे कोर्स को विद प्रैक्टिस ख़त्म कर दें, और विद प्रैक्टिस हम इस कोर्स को विद इन एन 80 और हम ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। और आपके पास सफिशेंट टाइम होगा बाद में रिवीजन करने का और प्रैक्टिस करने का अपनी, इंशाल्लाह जुलाई मिड में हम इंशाल्लाह इसे ख़त्म कर देंगे। उसके बाद अगस्त का आपके पास मंथ होगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकेंगे, रिवीजन कर सकेंगे। उससे पहले देखें, मैं आपको जिस अप्रोच से लेकर जाऊँगा, आप लोग की अप्रोच उसमें ये रहेगी कि
जब हमारी क्लासेस एंड हो रही होंगी ना, उस वक्त तक आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन भी हो चुकी होगी। मतलब जिस दिन आप यहाँ पे लास्ट क्लास अपनी लेके जाएंगे, उस दिन ये होगा कि आपको सारे का सारा टेक्स्ट आता होगा। ऐसा नहीं है कि आपको उस दिन बैठना पड़ेगा टेक्स्ट को पहले दिन लेके कि सर हम तो भूल गए, दोबारा से लेक्चर लेने बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा। मेरे सर जो पैरेलल रिवीजन्स हैं वो इसी तरह चलेंगी ड्यूरिंग द कोर्स कि आप लोगों को बाद में मुश्किल ना हो। आप लोग जिस दिन आखिरी क्लास लें आपको पता हो कि जी आज हमारी आखिरी क्लास थी और हमें टेक्स्ट आता भी है। अभी रह क्या गया, हमारा सिर्फ प्रैक्टिस का काम रह गया है, जो फर्दर हम प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको पता है आखिरी मंथ में आपके और भी होंगे सब्जेक्ट्स, जितने भी 2 या 3 सब्जेक्ट्स और जो होंगे तो वो भी साथ साथ मैनेज करने होंगे। तो टेक्स्ट की वजह से आपको इंशाल्लाह परेशानी या मुश्किल का सामना नहीं होगा। और कोई सवाल जी ऑनलाइन वालों? फिर हम आते हैं आज के अपने टॉपिक पे। आप लोगों का है कोई सवाल जी? अच्छा जी, ओके सर जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर 4 से। ओके सर जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये है हमारे पास लिस्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन। ठीक है जी, इसमें आपके पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि टैक्स लॉस क्या होते हैं, टैक्स ईयर क्या है, पर्सन एओपी, फर्म और रेजिडेंट पर्सन, नॉन रेजिडेंट पर्सन, ठीक है जी, मेंबर क्या है, फर्दर इसके बाद टैक्स हेड्स ऑफ इनकम क्या होंगे, डिडक्टेबल अलाउंस क्या है। ये आपका है बेसिक एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको इंशाल्लाह ईद से पहले कवर करवाऊंगा ये चैप्टर। तो आज जो है हम इसमें इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे टैक्स ईयर से, और इंशाल्लाह फिर आज हम इसको इसी पे क्लोज भी करेंगे, बाकी की बातें होगी कल, लेकिन आज जो है हम टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट फाइनली कवर करेंगे। ओके जी, तो देखें मैंने आपको जैसे समझाया कि गवर्नमेंट जो है, एफबीआर जो है, वो कभी भी हमारे पास जब उसका दिल चाहेगा वो आके हमसे टैक्स की डिमांड नहीं कर सकती। ठीक है जी, पहली तो बात ये। अब इसमें एक सर्टेन पीरियड डिफाइन किया जाता है जिसको हम ये कहते हैं कि वो एक टैक्स ईयर है। ठीक है जी, तो टैक्स ईयर का ये कॉन्सेप्ट है कि वो 12 महीने का होता है। ठीक है, और उसमें जो है जो उसमें फिर फर्दर 3 तरह के टैक्स ईयर हमारे पास आपको मिलेंगे। एक होता है हमारे पास नॉर्मल टैक्स ईयर जो कि 30 जून पे एंड हो रहा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा एक फिजिकल ईयर जो होता है वो 30 जून पे एंड होता है। ठीक है जी, दूसरा जो है हमारे पास वो एक होता है स्पेशल टैक्स ईयर, उसकी एंडिंग डेट जो है वो सर 30 जून नहीं होती, होता वो भी 12 महीने का है। ये क्यों है स्पेशल टैक्स ईयर, ये क्यों है नॉर्मल टैक्स ईयर, ये मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अभी इंशाल्लाह समझाने लगा हूँ। ओके जी, तो कमिंग बैक टू टॉपिक, सीन ये है कि देखें सर, जो नॉर्मल टैक्स ईयर होता है आपके पास, ये हमेशा जो है स्टार्ट होगा 1 जुलाई से और एंड होगा हमेशा आपके पास 30 जून पे। कि इसका ड्यूरेशन कितना होगा सर? इसका ड्यूरेशन हमेशा होगा 12 महीने का। जितना एक पूरा साल होता है 12 महीने का इसका ड्यूरेशन होगा। तो अगर आप नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करें जुलाई से लेके 30 जून 24 तक, इंशाल्लाह आपके पास बनेंगे 12 महीने। ठीक है जी, और सर दूसरा हमारे पास सवाल ये आता है कि टैक्स में इसको डिनोट कैसे किया जाता है? क्या हम इस टैक्स ईयर को कुछ भी बोल देंगे, टैक्स ईयर 2025, 26, 27? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम ये चीज़ डिसाइड कर रहे होते हैं कि टैक्स ईयर को डोनेट कैसे करना है, ये उसकी एंडिंग डेट से। जो टैक्स ईयर हमारे पास 30 जून 24 पे एंड होगा वो कैसे डोनेट किया जाएगा, जो टैक्स ईयर इसके अलावा किसी डेट पे एंड होगा वो कैसे डोनेट किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा। ठीक है सर जी, और इसके अलावा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं ये मैं सब आपको बताता हूँ अभी। अच्छा जी, तो अपने पास हेडिंग डालें नॉर्मल टैक्स ईयर। ऑनलाइन वालों आवाज़ आ रही है आप लोगों को ठीक से? अच्छा सर जी, आप अपने पास हेडिंग डालें। डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले जो है इतनी डिस्कशन में ये बता दिया कि टैक्स क्यों है, और टैक्स इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन हु हैज़ टैक्सेबल इनकम एज पर द एप्लीकेबल टैक्स रेट्स। जिस इंसान की टैक्सेबल इनकम होगी पाकिस्तान में, कोई कंपनी हो, चाहे वो एओपी हो, चाहे वो एक आम इंडिविजुअल हो, जिसकी टैक्सेबल इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इसके ऊपर स्लैब रेट्स लगते हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको आगे कमिंग लेक्चर में बताऊँगा। बाकी टैक्स क्या होता है ये मैंने आपको बताया कि टैक्स जो है गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू को जनरेट करने का एक ज़रिया है। अच्छा, एक और चीज़, टैक्स सिर्फ ये है टैक्स का एक रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव कि हमने रेवेन्यू जनरेट करना है और हमने लगाना है आवाम की फलाह बहबूद के ऊपर। अच्छा, एक और चीज़ आती है इसमें, वो ये कि गवर्नमेंट कभी कभी अपनी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करवाना चाहती है। अब सपोज़ मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि देखें, मैं क्लास में बोल दूँ कि जो बच्चा कल से पेंसिल या रजिस्टर नहीं लाएगा उसके ऊपर 200 रुपीज़ फ़ाइन है। वो पीछे वाले भाई कहते हैं कि नहीं, ये तो इन्होंने अपना इन कमाई का जरिया बना लिया है।
हालांकि ऐसा नहीं है, हमारी ये कमाई का ज़रिया नहीं है। ये क्यों कहा जा रहा है कि आपके ऊपर 200 रुपये फ़ाइन लगेगा? उसकी रीज़न ये है कि आपको एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाए यहाँ पे कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हों उनके पास पेन होना चाहिए, उनके पास कॉपी होनी चाहिए, उनके पास रजिस्टर होना चाहिए, ताकि वो उसके ऊपर कॉन्सेप्ट को नोट करें और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रैब करेंगे। एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करवानी है। हमने सर एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करवा दी कि आपके ऊपर चलान लगेगा अगर आप जो है लाल इशारे को तोड़ के आप भाग जाते हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर लगेगा चलान। तो ये एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाने के लिए कोई रेवेन्यू जनरेट करने का जरिया नहीं है, सिर्फ पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाना है। दूसरा सर एक और भी ऑब्जेक्टिव होता है टैक्स का। आप ये चीज़ें साथ साथ लिखें, इनको पॉइंटर्स में लिखें, पॉइंट्स बना के लिखें ताकि आपको चीज़ें याद रहें बाद में। एक और भी इसका रेवेन्यू होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होनी चाहिए। सर जी कोई अमीर इंसान है, वो अगर 2 करोड़ रुपए की गाड़ी मंगवा रहा है बाहर से, तो उसके ऊपर हमने टैक्स इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी 200%, ठीक है जी, 200% उसके ऊपर हमने इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी। रीज़न मीन हम चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती क्यों है कि उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएगी? उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को कम करना चाह रही है कि लोग बाहर से इंपोर्ट कम करें, बजाय कि वो नॉर्मली जो हम लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चीज़ों को, इसके ऊपर लोगों का ज़्यादा रुझान हो, यहाँ से वो ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करें ताकि हमारी इकॉनमी बूस्ट करे। तो सर जी लोकली अगर हम कोई गाड़ी परचेज करते हैं उसके ऊपर इतना टैक्स नहीं है, और बाहर से अगर कोई चीज़ अगर हम इंपोर्ट करवा लेते हैं तो उसके ऊपर बेतहाशा टैक्स है, जितने की गाड़ी की अपनी कीमत नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा का उसके ऊपर टैक्स है। तो इसकी रीज़न क्या है? सर गवर्नमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाह रही है जिससे अपनी हमारी इकॉनमी की जो है वो हमारी इकॉनमी स्ट्रेंथन हो, ठीक है जी। उसकी रीज़न ये है कि जब हम बाहर से इंपोर्ट अपनी कम करेंगे तो सर हम करंट डेफिसिट से निकल आएंगे बाहर, हमारा जो है करेंसी जो है डी वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएगी, हमारी करेंसी मजीद वैल्यू कर जाएगी। तो सर ये सारे जो गवर्नमेंट के फैक्टर्स होते हैं, सारी थिंकिंग है एक टैक्स को लगाने के पीछे। तो इसमें मेन चीज़ मैंने आपको बताई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि यहाँ पे गवर्नमेंट के रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमने आवाम की फलाह बहबूद के ऊपर लगाना है। हॉस्पिटल चल रहे हैं सर जी, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, उसके अलावा सर जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप जाते हैं आपको रोड्स मिलती हैं, आपको पुल मिलते हैं, पाकिस्तान में नहीं है। तो ये सीन है कि गवर्नमेंट इन सारे कामों को करने के लिए आपके डिफेंस के ऊपर ये चीज़ पैसा लग रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए टैक्स बना है। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले बता दी थी, ठीक है जी। बाकी आता है कॉन्सेप्ट टैक्स ईयर का। अच्छा जी, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टैक्स ईयर एज पर सेक्शन 74। सर क्या हमने ये सेक्शन नंबर याद करने हैं? नहीं सर, हमने ये सेक्शंस याद नहीं करने। ये आपको सिर्फ फॉर रेफरेंस बताया गया है कि कोई बच्चा अगर ये चाहे कि उसको कंफर्मेशन चाहिए कि यार ये चीज़ सही लिखी है नहीं, तो वो सेक्शन से जाके रेफ़र कर सके। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन नंबर 74 है, आप जाके रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन आपने ये मेहनत नहीं करनी, ये मेहनत हमारी है कि हमने देखना है यार कि आपको वो चीज़ प्रोवाइड की जाए जो 100% सही हो, एक्यूरेट हो, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया था नॉर्मल टैक्स ईयर, तो उसमें हमारे पास नॉर्मल टैक्स ईयर की खसूसियात क्या क्या हैं सर जी? नॉर्मल टैक्स ईयर जो होता है हमारे पास, उसकी ये खसूसियात है कि वो 12 महीने का होता है। एक चीज़ नोट कर रहे हैं ऑनलाइन वालों आप लोग? ओके जी, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल टैक्स ईयर की खसूसियात ये होती हैं कि एक तो वो 12 महीने का होता है, दूसरा उसकी जो एंडिंग डेट होती है वो हमेशा 30 जून ही होगी। हर साल की 30 जून पे जो भी ईयर एंड हो रहा है वो है हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर, ठीक है सर जी। ये है एक सादा टैक्स ईयर आपका, जिसमें कोई भी पंचायत नहीं है, कोई भी और बात नहीं है। ये 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और ये हमेशा 30 जून पे एंड होगा। अच्छा, अब आई कैप इसके ऊपर सवाल कैसे पूछ सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे एग्जांपल के साथ। पहले हम इसको समझ लेते हैं। अच्छा जी, ये डिनोट कैसे किया जाता है? इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द सेट डेट फॉल। मैंने आपको बोला था फॉर रेफरेंस, अगर सपोज मैं आपसे चाहूँ कि साल हमारा 2024 से 25 चल रहा है, तो हम इसको अगर टैक्स की वर्डिंग में अगर डिनोट करना चाहेंगे तो किस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे? उसने इसके ऊपर बताया इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द सेट डेट फॉल। अब मेरी आप बात सुनेंगे, छोड़ दें सब कुछ, छोड़ दें सब कुछ, छोड़ दें। सर मैंने आपको एक ईयर की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 1 जुलाई 24 से वो ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2025 के ऊपर, 30 जून 2025 जो कि हमारी क्लोजिंग डेट है टैक्स ईयर की, ठीक है जी। ये क्लोजिंग डेट जो है ये किस कैलेंडर में फॉल कर रही होगी आपके पास? 2025 के कैलेंडर में फॉल कर रही होगी, आप बताएं जी। आपके घर में 2025 का कैलेंडर होगा, उसके अंदर ये डेट आ रही होगी 30 जून 2025। इसका क्या मतलब है? उसने यहाँ पे स्लाइड में बताया हमें पॉइंट बी में, इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर आपके पास कौन सा था? आपके घर में कौन सा कैलेंडर था? 2025 वाला, 25 वाला टैक्स ईयर TY 25 वाला कैलेंडर था आपके पास। इन विच द सेट डेट फॉल, मतलब जो आपकी क्लोजिंग डेट है टैक्स ईयर की, वो जिस टैक्स ईयर में आपके कैलेंडर ईयर में फॉल कर रही है उससे वो डिनोट किया जाएगा। अच्छा,
अगर आपको इस चीज़ में मुश्किल हो रही है तो आपके लिए एक रेसिपी भी रखी हुई है मैंने इसके बाद आगे, जो कि आपके लिए लाइफ सेविंग का काम करेगी टैक्स ईयर को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है जी, तो वो आपसे मैं शेयर करता हूँ, ये इंशाल्लाह एक्सेल में बनी हुई है हमारे पास। तो सर ये देखें, एक्सेल में आ जाए सामने, अपने पास एग्जांपल नोट करें। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होगा कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी 1 जुलाई 23 से स्टार्ट हो गया, ये 30 जून 2024 पे एंड हो रहा है। ठीक है जी, इसको हमने डिनोट कैसे किया, हमारी एग्जांपल में वो ईयर 25 था और यहाँ पे है जी ईयर 24, टैक्स ईयर 24। इसको क्यों हमने यहाँ पे टैक्स ईयर 24 से डिनोट किया, रीज़न बीइंग कि हमारा जो एंड डेट थी हमारे टैक्स ईयर की, वो जिस कैलेंडर में फॉल कर रही थी वो ईयर 2024 का कैलेंडर था। ठीक है जी, यहाँ तक साथ हैं सब ऑनलाइन वाले हजरात, सब साथ हैं? सर जी किसी कॉन्सेप्ट में मुश्किल हो तो वहाँ पे आपने लिख लेना है उस सवाल को, इंशाल्लाह आपका वो सवाल आगे एड्रेस भी हो जाएगा, और अगर नहीं इन केस एड्रेस होता तो आपने मुझसे पूछ लेना है बाद में। ठीक है जी, अच्छा जी, इसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट है जी स्पेशल टैक्स ईयर का। तो सर जी स्पेशल टैक्स ईयर और नॉर्मल टैक्स ईयर में फ़र्क क्या है? सर कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान ये चाहता है या कोई कंपनी ये चाहती है कि मेरा जो टैक्स ईयर है वो चेंज कर दिया जाए। सपोज़ एक कंपनी है हमारे पास यूनिलीवर का टैक्स ईयर अभी करंटली चल रहा था हमारे पास, जो कि था 30 जून 2025 टैक्स ईयर। ठीक है जी, लेकिन जो यूनिलीवर की जो पेरेंट कंपनी है, जो यूनिलीवर इंटरनेशनल है, जो पाकिस्तान का तो 30 जून 2025 है, लेकिन जो उसकी इंटरनेशनल कंपनी है उसका ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2025 के ऊपर। हमारी कंपनी का, पाकिस्तान वाली का कब हो रहा है? 30 जून 2025। अब यूनिलीवर पाकिस्तान आती है एफबीआर के पास, कमिश्नर के पास आती है, टैक्स कमिश्नर के पास, और जाके कहती है कि मेरा तुम टैक्स ईयर चेंज कर दो। ठीक है, वो उससे पूछेगा कि क्यों आपका मैं टैक्स ईयर चेंज कर दूँ, वो उसको वजूहत बताएगी। ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों, किन वजूहत की वजह से जो है चेंज हो सकता है। वो कहेगी कि मेरा जो पेरेंट है उसका टैक्स ईयर जब एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2025 को, मेरा एंड हो रहा है 30 जून 2025 को। मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि भाई मेरा और उसका टैक्स ईयर, मेरे पेरेंट का, दोनों का इनलाइन हो जाए। ठीक है जी, मैं चाहती हूँ कि मेरा टैक्स ईयर और मेरे पेरेंट का टैक्स ईयर, दोनों टैक्स ईयर हो जाएं इनलाइन। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हम एक टाइम पे ही अपने रिटर्न्स को फाइल कर रहे होंगे, एक टाइम पे हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रिपेयर हो रहा हो, एक टाइम पे हम टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे होंगे सब। तो इससे होगा क्या कि स्ट्रीम ऑपरेशंस जो है हमारे स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। तो इस केस में जब कंपनी ने बोला कि मेरा टैक्स ईयर चेंज कर दिया जाए, तो कमिश्नर ने बोला ठीक है जी हम आपका टैक्स ईयर कर देते हैं चेंज। तो स्पेशल टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट आ गया फिर कि यार इसमें होता क्या है कि ये भी 12 महीने का पीरियड है, लेकिन इसकी जो एंडिंग डेट है वो कभी भी 30 जून नहीं होगी। 30 जून नहीं होगी, वो डेट होगी जिस पे वो स्पेशल टैक्स ईयर उस बंदे को अलॉट किया हुआ होगा। तो इसकी सिंपल आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक। ठीक है जी, अच्छा जी, अब सर हमारा एक बड़ा सवाल ये आ गया कि इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको कैसे डिनोट करेंगे, ये भी एक सवाल है। अच्छा, स्पेशल टैक्स ईयर इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर। आपने पहली वाली एग्जांपल अपने जहन में रखनी है। स्पेशल टैक्स ईयर इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर। ये आपको समझाऊंगा, मैं एक्सेल में भी समझाऊंगा, एक बार इसको पढ़ लें आप। रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉल। घूम गए सर जी, घूम गए, नहीं समझ आई, घूम गए, है ना। अब आए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। उसने ये बोला सर जी कि स्पेशल टैक्स ईयर इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर, हमने इसको एक कैलेंडर ईयर से डिनोट करना है। रेलेवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉल। अच्छा जी, आ जाएं इधर एक्सेल पे। ये मैंने एक एग्जांपल आपके पास लिखी हुई है जी स्पेशल टैक्स ईयर की, जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर 23 से 30 सितंबर 2024 तक। सर जी क्या इसके अंदर 10 महीने हैं? काउंट करके बताएं जी। 12 महीने हैं इसके अंदर। तो क्या, और मुझे ये बताएं इसकी एंडिंग डेट क्या है? 30 जून 24 लग रही है मुझे, तो 30 सितंबर। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये 12 महीने का पीरियड, और इसकी एंडिंग डेट जब 30 जून नहीं है, तो ये क्या हमें बताना चाह रहा है कि मैं एक नॉर्मल ईयर हूँ या मैं एक स्पेशल टैक्स ईयर हूँ? स्पेशल टैक्स ईयर। क्यों? क्योंकि इसका 30 जून एंडिंग डेट नहीं है, और पीरियड, टाइम पीरियड जो है इस ईयर का वो है हमारे पास 12 महीने। अच्छा सर जी, आप इसको डिनोट कैसे करेंगे, ये एक सवाल है। अब ये चीज़ तो आपको अभी तक नहीं पता कि हम इसको कैसे, तो मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखें, उसने जो चीज़ आपको वहाँ पे किताब में बताई है, इसका आसान हल मैं आपको बाद में दूंगा। जो मैंने एक आपके लिए समरी बनाई हुई है इस चीज़ की, आपके लिए शॉर्टकट बनाया हुआ है, वो बाद में। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखें जी, नॉर्मल टैक्स ईयर हमें, मुझे ये बताएं कि 30 सितंबर 24 जो कि क्लोजिंग डेट है हमारे स्पेशल टैक्स ईयर की, ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही होगी? उस वक्त नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा चल रहा होगा? किस तरह?
जुलाई के आगे का है सर। 30 सितंबर 24 जो है ये हमारा 1 जुलाई 24 से बाद का है, जो कि टैक्स ईयर हमारा स्टार्ट हो चुका था। और वो टैक्स ईयर कौन सा था? जो नॉर्मल टैक्स ईयर था, वो था हमारा 2025 का टैक्स ईयर। सर जी एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि नॉर्मल टैक्स ईयर हमारे पास था टैक्स ईयर 2025, ठीक है जी। टैक्स ईयर 2025 किसी कैलेंडर में फॉल कर रहा था? नॉर्मल टैक्स ईयर जो है हमारा वो 25 के कैलेंडर में फॉल कर रहा था। तो इस वजह से उसने उस लाइन में ये बोला हुआ था कि नॉर्मल टैक्स ईयर जिस कैलेंडर में फॉल कर रहा होगा हम उससे इसको डिनोट करेंगे, ठीक है जी। अब इसका एक आसान हल मैं आपको दे देता हूँ। इसका सबसे आसान हल ये है, सर नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं एक साल में? 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी। सर अगर ये कॉन्सेप्ट अपने पास आप नोट करेंगे, शॉर्टकट लिखें और फिर नीचे ये कॉन्सेप्ट लिखें। उसमें यह कि अगर आपका मंथ का नंबर बिटवीन 1 to 6 फॉल करता है, अगर एक तो ये सिनेरियो है आपके पास, अगर आपका जो आपका एंडिंग डेट है आपकी टैक्स ईयर की, अगर उसका नंबर बिटवीन 1 to 6 फॉल करता है तब क्या होगा, और अगर उसका नंबर बिटवीन 7 to 12 फॉल करता है तब क्या होगा। इसको हम प्रूव भी करते हैं आगे इस चीज़ को। पहले आप अपने पास ये नोट कर लें, इफ़ मंथ का जो नंबर है ऑफ ईयर एंड डेट हमारे पास जैसे हमारे सिनेरियो में है 30 सितंबर 2024। तो सर जी इफ़ मंथ का नंबर जो कि ईयर एंड डेट पे आ रहा है, ईयर एंड डेट में जो हमारा मंथ है जैसे 30 सितंबर, इसमें कौन सा महीना आ रहा है मुझे बताएं? बिटवीन 1 to 12 कौन सा मंथ है ये? नो। पहली एग्जांपल में आपके पास क्या आंसर आया? 9, ठीक है जी। और दूसरी एक और एग्जांपल हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, यहीं पे आपको मैं करवा देता हूँ। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें आपका 1 मार्च से 23 से स्टार्ट होके वो आपका जाएगा 28 फेब 2024, ठीक है जी। एक आपके पास ये एग्जांपल आ गई स्टार्ट, और ये आपके पास आ गया जी एंड। यहाँ पे सर जी मुझे बताएं कि हमारा जो क्लोजिंग डेट है वो मंथ की लाइन के ऊपर बिटवीन 1 to 12 वो किस में फॉल कर रही है? बिटवीन 1 to 6, विच मीन्स कि वो सेकंड है 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 2। अब मैंने आपको एक सिनेरियो, एक शॉर्टकट बताया था कि देखें अगर बिटवीन 1 to वो 6 फॉल कर रही है ना, 1 to 6 फॉल कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमने उसको उसी टैक्स ईयर से डिनोट करना है जिसमें वो नॉर्मल, जिसमें वो चल रहा है। अब देखें कैसे है इसका मतलब, 28 फेब 24 जो है इसमें हमारे पास आंसर आया 2। यहाँ पे बताएं कि अब इसमें उसी टैक्स ईयर से डिनोट करने का क्या मतलब होगा कि हम किससे डिनोट कर रहे होंगे? 24 से। जी ऑनलाइन वालों साथ हो, ये वो शॉर्टकट है जो आपको पेपर में बहुत हेल्प करेगा। ओके जी बेटा, नॉर्मल टैक्स ईयर के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही ये है कि वो एंड होता है हमेशा 30 जून के ऊपर, ठीक है जी। जी तो ये शॉर्टकट आप अपने पास लिख लें इंशाल्लाह। बाकी की बातें जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे। तो इस शॉर्टकट में दो ही चीज़ें मेन थी कि अगर आपका मंथ का नंबर फॉल कर रहा है बिटवीन 1 to 6 देन आप उसको उसी टैक्स ईयर से डिनोट करेंगे। लेकिन अगर जैसे कि हमारी ऊपर वाली एग्जांपल में, जैसे कि ये देखें सितंबर वाली एग्जांपल थी, इसमें वो फॉल कर रहा है 9 बिटवीन 7 to 12, मतलब वो 6 से ज़्यादा हो गया। तो हम इसमें आगे वाले टैक्स ईयर से, जैसे कि आप देखें क्लोजिंग डेट हमारी सितंबर 24 थी, लेकिन इस केस में हमारे पास टैक्स ईयर 2025 होगा, हम इसमें +1 कर देंगे। एक बार इस लाइन को पढ़ लें, इस शॉर्टकट की इस लाइन को, जो नीचे वाली लाइन है इसको पढ़ लें, उसके बाद हम अपनी आज क्लास का इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं मंडे को। आप इन 2 लाइनों को पढ़ लें और मुझे बताएं कि आपको ये चीज़ समझ आती है। इसके बाद मैं आप लोगों से नोट्स शेयर करूँगा आज, जो कि ये मेरे पास ओपन है इस वक्त सामने। ये नोट्स आपके साथ ओपन शेयर करूँगा, आप इसको पढ़ के आइएगा इंशाल्लाह। फिर बाकी की बातें हम बाद में करते हैं, ठीक है जी। ये मैंने आज यहाँ से स्टार्ट किया था टैक्स ईयर से, ठीक है। ऊपर वाली बातें आपने पढ़नी हो तो आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर, इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, इसकी हार्ड कॉपी आपको, कामरा इनको हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है जी। जी ऑनलाइन वालों आपको समझ आई शॉर्टकट की?